हम सभी को ये बात माननी पड़ेगी कि शार्क बहुत ही डरावनी होती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंसानों पर शार्क का हमला बहुत ही रेयर है। लगभग सालाना इसके सिर्फ 108 केस आते हैं और इनमें से बस 5 ही जानलेवा साबित होते हैं। खबरों की माने तो इनसे ज्यादा आपकी जान को खतरा आपके प्यारे पिल्ले से है। लेकिन यहाँ इंसानों को ये कम खाना बनाती हैं, वहीं समंदर में कई ऐसी चीजें जिनको ये निगल जाती हैं, फिर चाहे वो खाने लायक हो या फिर ना हो। एंशिएंट शार्क की फैक्ट। आपने वो खुशी कभी महसूस की है जब आप अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हैं और वहां आपको $20 मिल जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि वो वहां पर हैं। अब सोचिए सुशीला मेनन को कैसा लगा होगा जब उन्हें शार्क के पेट में 500 साल पुराना पेंडेंट मिला। सुशीला को ये 2012 में मलेशिया के क्लेबांग में मिला, जब वो सब्जी में शार्क बना रही थी। शार्क को खाना एशिया में बड़ी आम बात है, लेकिन इस पर काफी डिबेट होती है। शार्क के मांस में बहुत ज्यादा मात्रा में मरकरी पाई जाती है, जो इंसानों के लिए बड़ी खतरनाक होती है। और तो और हाल के सालों में शार्क की आबादी में 90% की कमी नोटिस की गई, जिसका कारण है ट्रेड। मैं तो यही कहूंगा कि इन्हें मत खाइए, फिर चाहे आप कोई खजाना ही क्यों ना ढूंढ रहे हो। इस पेंडेंट को 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जब पुर्तगाल ने मरक्का पर जीत हासिल की थी। पुर्तगाल के लोग ऐसी धार्मिक चीजें पहनते थे क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से वो बचा लेगी। जाहिर है कि इसका असर नहीं हुआ। पेंडेंट के एक तरफ एक लड़की बनी हुई है जिसने मुकुट पहन रखा है और उसके चारों तरफ गोला बना हुआ है और कुछ लिखा हुआ है। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये क्वीन एलिजाबेथ हैं। नहीं, ये भी नहीं, ये रही लोटा लिज़ी। 1271 से लेकर 1336 ये एलिजाबेथ पुर्तगाल के किंग डेनिस फर्स्ट की बीवी थी। पेंडेंट के दूसरी तरफ एक क्रॉस बना हुआ था जिस पर लिखा हुआ है अंटोनी। यह खजाना दिखने में बहुत छोटा है, बस 2.9 इंच लंबा और 2.3 इंच चौड़ा, और इसका वजन है 21 ग्राम, लेकिन इसकी कीमत बहुत है। सुशीला बताती हैं कि दुनिया भर से लोग इसे खरीदने के लिए उनको कांटेक्ट करते रहते हैं। फिर न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन जो कि पुर्तगाल से रिश्ता रखते हैं, उन्होंने कहा कि सुशीला जितने पैसे बोलेगी वो उतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। फिर तो शायद फ्रेंड सीरीज वाला ही जोय होगा, है ना? क्या याद नहीं आ रहा? अरे यार, वो 1/16 पुर्तगाली है। इतने सारे पैसे के ऑफर आने के बाद भी सुशीला इस पानी में मिले खजाने को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। वो मानती हैं कि ये गिफ्ट उन्हें भगवान ने दिया है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरे परिवार वाले मानते हैं कि भगवान की कृपा है कि ये समंदर की गहराइयों से हमें मिला। ठीक है, मान लिया, लेकिन ये शार्क की ब्लेसिंग नहीं है। बाइट फोर्स। सोचिए आप ऑनलाइन अपनी फेवरेट वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ गजब के कंटेंट को लाइक और सब्सक्राइब कर रहा हूँ, और फिर इंटरनेट चला जाए। ऐसा डरावना हादसा क्यों हुआ होगा? हाँ, बिजली, लाइट चली गई। मुझे मालूम है आप कितना भी सोच लें, इसका सही कारण नहीं सोच पाएंगे। शार्क्स पानी के नीचे की इंटरनेट केबल को चबा गई थी। समंदर की गहराइयों में कई मीलों तक फैली हुई जो तारें हैं, दुनिया को वर्ल्ड वाइड वेब सीरीज से जोड़ती हैं। शार्क 80 से इनको चबाकर जिंदगी के मजे ले रही हैं। इसका पहला केस 1987 में न्यूयॉर्क टाइम्स में सुनने को मिला। एक तार जो कि जापान, यूरोप और अमेरिका को जोड़ती थी, उसे 4 बार एक भूखी क्रोकोडाइल शार्क ने चबाया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि गूगल ने तो अपनी तारें इन जालिमों से बचाने के लिए बाइट फ्रूट मटेरियल से ढक दी। लेकिन इन जानवरों को तारें चबाने में क्या मजा आता है यार? क्या ये भूखे हैं या हमें नीचे दिखाना चाहते हैं? किसी को नहीं मालूम। कुछ का मानना है कि शार्क के मुंह में एक वोल्टेज सेंसर होता है जिसका नाम है एम्प्यूला, जिसका यूज ये अपने शिकारी और प्रेमी को ढूंढने में करती हैं। वहां ये तारें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं जिससे शार्क परेशान हो जाती है। अगर मुझे मालूम पड़ता कि मुझे मेरी प्रेमी की जगह ऐसी चीज मिलती है तो भैया इंसानों ने समंदर में जिसको फेंका है, मैं बहुत ज्यादा नाराज होता। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता जिसकी वजह से शार्क हमारे प्यारे इंटरनेट की तारें चबा जाती हैं। कैलिफोर्निया की स्टेट यूनिवर्सिटी की लॉन्ग बीच शार्क लैब के प्रोफेसर क्रिस लोवे का कहना है कि हो सकता है वो सिर्फ एक्साइटेड और क्यूरियस रहती हूँ। अगर आप एक प्लास्टिक भी तार के शेप में वहां पर रख दें तो हो सकता है वो उसको चबा ले। लेकिन याद रखना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डॉक्टर लोवे के पास नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि तारों को एक भयानक शार्क का शेप दे दें तो फिर बाकी शार्क उससे डर जाएंगी। गजब का आइडिया है ना? जानना चाहिए शार्क आपको इंटरनेट उड़ा दें, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? वो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, फिर आप ऐसे ही मजेदार फैक्ट से जुड़े रहेंगे। चलिए वापस चलते हैं भूखी शार्क की तरफ। कैमरा स्नैप। लोगों को डॉल्फिन्स के साथ तैरना बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो अपने बच्चों को भी ऐसा करने देते हैं, लेकिन जब मैंने अपने फैंस को इसके साथ तैरने दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि इतने पागल हैं कि शार्क के साथ तैरते हैं।
कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। मुझे लगता है शार्क के हाथों मरना बड़ी बेकार चीज़ है भाई, और ऐसा होते हुए रिकॉर्ड होना तो और बुरा है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि शार्क बड़ी क्यूरियस होती हैं, इसलिए हर चीज़ को चबा चबा कर देखना चाहती हैं, फिर चाहे वो महंगे कैमरा के इक्विपमेंट क्यों ना हो। बहामास के बिमनी की वारदात देखिए, जहां पर इस हैमरहेड को कैमरामैन गैब्रियल गनमे का कैमरा बड़ा पसंद आया। जहां हम जैसे लोग तो ऐसा होने पर हैरान परेशान हो जाते, गैब्रियल बड़े शांत थे। उनका कहना है कि हैमरहेड शार्क तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ती जब तक आप कुछ अजीब हरकत ना करें, और गैब्रियल की बात भी सही है। हैमरहेड के कुछ अटैक कैमरा में रिकॉर्ड हुए हैं। हैमरहेड इंसानों से ज्यादा स्टिंगरेज में इंटरेस्टेड होती हैं, जो कि रेत के नीचे होती हैं। उनके अजीब सर की वजह से वो समंदर की जमीन पर आराम से अपना खाना ढूंढ लेती हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि बाकी कैमरा भी खतरे में है। अगला विक्टिम आता है 2013 में मैक्सिको के गोल्ड लूप आइलैंड से। मैसाचुसेट्स के वुड्स होल के ओशियनग्राफिक इंस्टीट्यूट की एक टीम ने व्हाइट शार्क को ढूंढने के लिए शार्क कैम्प लगाया। वुड्स होल ओशियनग्राफिक इंस्टीट्यूशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पानी की जिंदगी के बारे में पढ़ती है और साथ ही लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करती है। वैसे शार्क कैम्प अच्छे से काम कर रहा था कि तभी एक बुल शार्क को लगा कि वो नहीं चाहते कि उसकी प्राइवेसी पर किसी की नजर जाए। पिक्चर दिखाती है कि कैसे ये ठीक किसी फिल्म के मॉन्स्टर की तरह कैमरा के पास आया और फिर उसको बर्बाद कर दिया। शार्क ने इक्विपमेंट में स्क्रैप कर दिए और पेंट भी निकाल दिया, और ये वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर आप हथौड़ा लेकर इस पर मारें तब भी ऐसे स्क्रैच नहीं आएंगे। लेकिन इसके बारे में मैं कोई राय नहीं रखूंगा कि हैमरहेड के हथौड़े से वार से बच पाएगा या नहीं। जालिम दांत। मछली पकड़ने निकल पड़िए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मछली फंस जाएगी, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब रही तो हो सकता है कि बहुत बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए। ऐसा ही एक इवेंट 2013 में डेलेवर्स ओशियन इन बे के रिसर्चर्स ने नोटिस किया। टीम उन सैंड टाइगर शार्क को मॉनिटर कर रही थी जिन्हें सैटेलाइट ट्रैकिंग टैग्स के मार्क किया गया था। अपना काम करने के लिए इन्होंने मछली पकड़ने वाले डंडे में एक छोटी मछली लगाई जिसका नाम था मेन हेडन, लेकिन उनकी मेन हेडन तुरंत ही एक छोटी और अनचाही चीज ने झपट ली। नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये डॉगफिश का काम था। ये एक ही तरह की शार्क है, लेकिन ये डॉगफिश इतनी भी तेज नहीं थी जितना ये खुद को समझती थी, क्योंकि तभी एक सैंड टाइगर शार्क कहीं से आ गई और उसे पूरा का पूरा निगल गई। ऐसी दूसरी हरकत हुई इसके 3 साल के बाद साउथ कोरिया के सियोल के कोएक्स एक्वेरियम में। वहां 7 फीट लंबी सैंड टाइगर शार्क एक 4 फीट लंबी बैंडेड हाउंड शार्क को निगल गई, लेकिन हाउंड शार्क की पूंछ बाहर ही निकली रह गई और बड़ी शार्क ने इसे पूरी तरह से खाने में 21 घंटे का समय लिया। और मुझे लगता था कि भैया मैं ही धीरे चबाता हूँ, और ये सारा काम एक्वेरियम में हजारों विजिटर्स के सामने हुआ। तो आगे आप सोच ही सकते हैं कि कैसे ये रिकॉर्ड हुआ होगा और जल्दी ही पूरे इंटरनेट पर फैल गया। इस तरह की इवेंट की वजह से 2 मांसाहारी जीवों के बीच की दुश्मनी हो गई। कोएक्स एक्वेरियम के पीआर मैनेजर ओहो ये तूप कहते हैं कि जब 2 शार्क आपस में टकराती हैं तो चौंक कर एक दूसरे को काट लेती हैं, और इनके एक्वेरियम में लिमिटेड जगह होने की वजह से हो सकता है कि अपनी असली सत्ता खतरा इनको रहता हो। सुना गया है खुले समंदर में भी शार्क एक दूसरे को खा जाती हैं, लेकिन इसमें से किसी को भी कैनिबल्स की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की शार्क होती हैं। लेकिन सैंड टाइगर शार्क तो आपस में एक दूसरे को खा जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अपनी माँ के पेट में भी अपने भाई बहन को खा जाती हैं। लगता है भाई बहन के बीच गहरी दुश्मनी है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा काश कि बस अपने बच्चे खाएं, हमारे नहीं। सांस तो लेने दो। क्या आपने खाने वाले गुब्बारों के बारे में सुना है? ये अमीर लोगों के चोचले हैं जो कि ऐसी महंगी जगह में जाकर ऐसी चीजें खाते हैं जो महंगी और बकवास होती हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आखिर कौन मीठे में गुलाब जामुन की जगह ऑक्सीजन चाहेगा, है ना? मालूम पड़ता है कि एक शार्क इसे चाहती है, वो खुशी खुशी आपकी ऑक्सीजन सप्लाई निकल जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ 2020 में मैक्सिको के बैंको चिंचोर्रो में। इसकी शुरुआत किसी शार्क से नहीं बल्कि शेर से हुई। मेरा मतलब है लाइन फिश। ये वेस्टर्न अटलांटिक में छिपी हुई प्रजाति है। वो पानी में पाई जाने वाली मछलियों और बाकी जानवरों को बिना किसी दया के खा जाती है। ये लाइन फिश बहुत ही भुक्कड़ होती है और जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा खाना खाती है। ये अपना पेट 30% बड़ा कर सकती है। मुझे लगता है कि मुझ में और इसमें एक चीज तो कॉमन है, इसकी सिर्फ भूख ही ज्यादा नहीं है बल्कि सेक्स ड्राइव भी ज्यादा है। लाइन फिश हर दिन या दूसरे दिन रिप्रोड्यूस करती है, जिसका मतलब है हर 4 दिन में 30,000 अंडे, और इनका कोई भी शिकारी नहीं है जो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। इन मछलियों को सबसे पहले 1985 में फ्लोरिडा में देखा गया, जो कि हो सकता है किसी ने पालकर छोड़ दी हो। इनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए तैराक मरी हुई लाइन फिश को तीर में लगाकर रीफ शार्क को खिलाने लग गए, जिससे कि उनको इनका टेस्ट पसंद आने लगे। फोटोग्राफर अंटोनियो वेसलो का कहना है कि शार्क पर इनके जहर का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इंसान के तरीके से ठीक उल्टा है। सबसे पहले इनका मुंह खाती हैं। अब वापस चलते हैं बेचारे छिंचोरी की तरफ।
कुछ तैराक इस जहरीले मॉन्स्टर को नर्स शार्क को खिला रहे थे। नर्स शार्क जरा स्लो होती है और इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं होती, मगर सिर्फ तब तक जब तक वो खुद खतरा महसूस ना करे। लेकिन शायद एक नर्स शार्क लाइन फिश की बहुत बड़ी फैन थी, बल्कि उसे तो तैरने वाले इक्विपमेंट का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगा। तैराक का रेगुलेटर वो इक्विपमेंट होता है जिसकी मदद से वो पानी के नीचे सांस ले पाते हैं। कैमरामैन ने कोशिश की ये दिखाने की वो एकदम ठीक है, बल्कि सब ठीक ही नहीं था। शार्क आई और तैराक का रेगुलेटर निगल ले गई। अच्छा हुआ तैराक को कुछ भी नहीं हुआ और वो पानी से एक जबरदस्त कहानी लेकर के वापस आ गया। डेंजर जंपर। अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है इसकी वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई क्या है, एक उचकता हुआ कंगारू या फिर ये बड़ी सी शार्क, या फिर दोनों को लड़ता हुआ देखना कैसा रहेगा। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के नेता 2007 में विक्टोरिया के टॉर्कवे बीच में भिड़ गए, तब कंगारू पानी में उतर आया। मैच एक तरफा लग रहा था क्योंकि शार्क कंगारू पर भारी पड़ रही थी। ये कंगारू शार्क को किसी बॉक्सिंग मैच में इनवाइट करने से पहले 2 बार सोचेगा, नहीं ये वाला नहीं, लेकिन बाकी कंगारू तो सोचेंगे ही। ये सीन डेनियल हर्स्ट और मिक बाउचर ने देखा था, जो कि बीच के किनारे टहलने लगे और ये देख उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। ये लोग बताते हैं शार्क छोटी थी, लगभग 6.5 से 10 फीट के बीच होगी। इसे छोटा ही कहते हैं। मिक ने बताया कि कैसे कंगारू को पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पानी में उतरने से पहले उसने लगभग 10 मिनट सोच विचार किया। ये किसी भी कंगारू से एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि कंगारू पानी में तभी उतरते हैं जब उनके सामने बहुत बड़ा खतरा होता है। मेलबर्न जू के डायरेक्टर मैट विंसेंट कहते हैं कि कंगारू तैर सकते हैं और तैरते भी हैं, लेकिन वो ऐसा तभी करते हैं जब पानी के बाहर उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस होता है। शार्क बहुत तेज होती हैं जब वो देखती हैं कि एक हैरान परेशान कंगारू को पानी में उतरते हुए, तो उसमें इंटरेस्ट लेने लगती हैं। हो सकता है लोगों के होने की वजह से कंगारू घबरा गया हो, लेकिन सच में वो पानी में क्यों उतरा होगा ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे लगता है मैं शार्क से तो कम ही डरावना दिखता हूँ भाई। कुछ ही दिन बाद उसी समंदर के किनारे पर ग्रेट ओशियन रोड कोस्ट कमेटी की एक कंगारू पड़ा हुआ मिला, लेकिन उसके शरीर पर किसी तरह के दांत के निशान नहीं थे। हैरानी वाली बात यह है, अगर आपको कभी भी इस तरह की दिखने वाली शार्क नजर आए तो दुम दबाकर भाग लेना वहां से। बेचारा हिरन। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शार्क एक हिरन को पूरा निगल गई तो क्या आप भरोसा करेंगे? आपको लगेगा मैं यार कुछ भी बोल रहा हूँ। माफी मांगता हूँ। 2013 में न्यू फाउलैंड के नोरिस आर्म नॉर्थ में डेरिक चौक और जेरेमी बॉल को किनारे पर कुछ अजीब नजर आया। वहां जाने पर उन्हें मालूम हुआ ये कोई नॉर्मल शार्क नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड शार्क है। ये व्हाइट शार्क से भी बड़ी होती है, लगभग 23 फीट जितनी। ये जानवर अभी भी जिंदा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये कुछ निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। मालूम पड़ता है कि ये शार्क को जिंदा हिरन नहीं मिला था, बल्कि मरा हुआ मिला था, वो भी बचा खुचा। पास ही मांस बेचने वाला एक मार्केट था, वहां पर लोग हिरन का मांस निकालकर बचा खुचा पानी में फेंक देते थे। मछलियां बहुत समय से भूखी होती हैं, तो उनके सामने जो आता है वो उसको खुशी खुशी निगल जाती हैं। बहुत बार ऐसा करने में जल्दबाजी दिखाती हैं। दोनों आदमियों ने फैसला किया कि वो इस 8 फीट लंबी और 114 किलो की शार्क की मदद करेंगे, और वो ले गए हिरन के मांस को इसके मुंह से बाहर निकालने में। अच्छा हुआ ये बस मांस का एक टुकड़ा था, पूरा का पूरा हिरन नहीं, क्योंकि उसे निकालना बहुत भारी पड़ जाता। जब आखिर उन्होंने छुपा छुपी का खेल खेल लिया तो जेरेमी ने पूंछ पर एक रस्सी बांधी और फिर डेरिक के साथ शार्क को पानी की तरफ खींचने लगा। दोनों ने मिलकर उसे वापस पानी तक पहुंचा दिया। डेरिक कहते हैं कि शार्क कुछ देर पानी में पड़ी रही, फिर एकदम से उसके गिल से पानी बाहर आने लगा और वो सांस लेने लगी। दोनों ने शार्क को बचा लिया। ग्रीनलैंड शार्क ने कभी भी इंसानों पर अटैक किया हो इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड शार्क एंड एलास्मो ब्रांच एजुकेशन एंड रिसर्च ग्रुप के प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट जेफरी गैलेंट बताते हैं कि उन्हें शार्क के मुंह से मांस नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि जब आप इस तरह से किसी शार्क के मुंह से मांस निकालते हैं और फिर उसे पानी में डालने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि पहले उसका मुंह भरा हुआ था, इसलिए मुंह खाली करने पर आप अपने लिए ही मुश्किलें पैदा करते हैं। ठीक है यार, जे बेचारे लड़कों की बहादुरी को इस तरह से जाया मत करवाओ, क्योंकि वैसे भी ग्रीनलैंड शार्क पानी में मुश्किल से दिखती है, तो उसके ऊपर दिखना तो ईद में चांद दिखने जैसा है। ये भयानक जानवर पानी के 7200 फीट नीचे रहता है, मतलब अगर बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक खड़ा कर दो तो उससे भी ज्यादा गहराई में, और तो और ये 400 साल तक जिंदा रह सकती हैं। तो हो सकता है उन दो हीरो ने एक उम्र की शार्क को बचाया हो जो कि अमेरिका से भी बड़ी है। आप तो जानते हैं बूढ़े लोग कैसे खाना चबाते हैं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भाई। मरे पंछी के पंख। हार्पर ली की 1960 की नॉवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड में हीरो एटिकस फिच कहता है कि नकलची चिड़िया को मारना दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि ये बेचारी हमारे लिए गाना गाने के अलावा कुछ नहीं करती। अब जाहिर है ये चीज शार्क ने तो पढ़ी नहीं होगी। खाने से फुर्सत मिले तब तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगी। 2010 में एक पॉपुलेशन सर्वे लेने वाली टीम मिसिसिपी एल्बामा के किनारे पहुंची।
उन्होंने एक टाइगर शार्क को पकड़ा जिससे कि वो उसे पानी में छोड़ने से पहले टैग कर सके, लेकिन वो ये देखकर चौंक गए कि शार्क पंखों की उल्टी कर चुकी थी। मैं सुन सकता हूँ आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि शार्क हमेशा छोटी मछलियां और पानी के जानवर को खाती रही होंगी, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं मिस्टर शार्क एक्सपर्ट की ये कोई पानी वाली चिड़िया नहीं थी, बल्कि जमीन वाली नकलची चिड़िया यानी कि मॉकिंग बर्ड थी, जिसे नॉर्थ अमेरिका के गार्डन्स में बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम ने फैसला किया कि वो इस पर रिसर्च करेंगे, और ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि चिड़िया को खाने वाली अकेली शार्क नहीं थी, बल्कि 2010 से 2018 तक हुए सर्वे में ये शार्क को पकड़ते थे, उसका पेट खाली करते थे। उसमें मालूम पड़ा कि 105 टाइगर शार्क में से 41 ने जमीन वाली 11 अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियों को खाया था, लेकिन पानी वाला एक भी पंख उनके पेट से नहीं निकलता। तो आखिर ये प्यारी चिड़िया पानी के बीच में शार्क का खाना बनने के लिए पहुंची कैसे? रिसर्चर्स का कहना है कि पतझड़ में शार्क के पेट में ज्यादा चिड़ियां मिली, क्योंकि इस समय बहुत सी चिड़ियां साउथ की तरफ माइग्रेट करती हैं। चिड़ियां बहुत लंबी उड़ान भरती हैं, इसलिए इनमें से बहुत बीच में थक जाती हैं और समंदर में गिर जाती हैं, जहां ये शार्क का खाना बन जाती हैं। टीम को मालूम पड़ा कि अगस्त से नवंबर के बीच में टाइगर शार्क की पॉपुलेशन में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। मतलब हो सकता है कि मम्मी शार्क बच्चों को इसलिए जन्म दे पा रही हूँ कि वो थकी हुई चिड़ियों को खाकर मजे ले सकें। वाह यार, मम्मी हमेशा कंफर्म कर लेते हैं कि खाने के टेबल पर रोटी हो और समंदर में चिड़िया, क्यों, है ना? नहीं, ये तो हाथ से निकल गया। अगर आपको लगता है कंगारू फूड ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र कहानी होगी, तो दोस्त हो सकता है तुम ऑस्ट्रेलिया को ढंग से नहीं जानते। 1935 में 17 अप्रैल को सिडनी के कुग्गे एक्वेरियम बाथ्स में एक टाइगर शार्क ला गई। यह शार्क 25 अप्रैल को होने वाले अंजक सेलिब्रेशन को खास पेशकश देने वाली थी। ये दिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मेमोरियल डे है, लेकिन बीते कुछ दिनों में शार्क कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और आलसी दिख रही थी। फाइनली खास दिन शार्क ने सभी लोगों के सामने उल्टी की, एक आदमी के हाथ की। ओहो, बहुत बढ़िया। उस हाथ पर टैटू बना हुआ था जिसमें 2 बॉक्सर्स आपस में लड़ाई कर रहे थे, और हाथ पर किसी भी तरह के काटने के निशान नहीं थे, बल्कि इसे चाकू से काटा गया था। शार्क के पेट में 18 दिन तक रहने के बावजूद भी हाथ एकदम सही सलामत था। फिंगरप्रिंट्स लेकर पुलिस ने पता लगाया कि हाथ एक ब्रिटिश क्रिमिनल और पुराने बॉक्सर जेम्स स्मिथ का है। उसे आखिरी बार 7 अप्रैल को सेसिल होटल में अपने दोस्त पैट्रिक के साथ दारू पीते हुए देखा गया था। पैट्रिक और जेम्स दोनों ही शातिर बिजनेसमैन रेगिनाल्ड लॉयड होल्म्स के लिए काम करते थे, जो कि अपने नाव के बिजनेस का यूज बैन किए गए आइटम्स की स्मगलिंग में करता था। तो आखिर जेम्स का हाथ शार्क के पेट में पहुंचा कैसे? कई थ्योरीज है इसकी। आप जानते हैं, हो सकता है कि पैट्रिक ने जेम्स की यह हालत करवाई हो, क्योंकि जेम्स पुलिस को खबरें देता था। जब बड़े भाई रेगिनाल्ड ने जेम्स से कहा कि वो इंश्योरेंस के पैसों के लिए एक स्पीड बोट को जला दे, तो जेम्स ने पुलिस को बता दिया और रेगिनाल्ड को ब्लैकमेल करने लगा। आप जान ही गए होंगे कि रेगिनाल्ड डरने वालों में से तो है नहीं। रेगिनाल्ड पुलिस के शक के घेरे में आ गया और खुद को बचा नहीं पाया। फिर शुरू हुए पुलिस के सवाल जवाब। बड़े भाई ब्रांडी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गवाही देने के कुछ समय पहले ही वो कार में मरे मिले। क्या किसी ने इनको मारा था या फिर ये इनका खुद का काम था? कोई नहीं जानता। पैट्रिक छूट गया और खुले पंछी की तरह आजाद घूमता रहा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। मालूम पड़ता है कि जेम्स ने आखिरी बार सिडनी के खूंखार गैंगस्टर एडी वेमन की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी थी। वेमन ने जेम्स को पानी की कब्र में भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा। ये पता नहीं चल पाया कि जेम्स को मौत के घाट किसने उतारा होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें बेचारी शार्क की कोई गलती नहीं है। भले ही उसने सबका अंजक डे बिगाड़ दिया हो, लेकिन इसमें उसकी बेचारी की क्या ही गलती है। शेल शॉक। अगर आपको अभी भी नहीं पता लगा तो बता दूं कि शार्क की आंखें उनके पेट से बड़ी होती हैं और वो जितना चबा सकती हैं उससे कहीं ज्यादा चबा लेती हैं। मैं समझ सकता हूं, और आपने भी अगर एक बार में बड़ा गोलगप्पा खाया होगा तो आप भी आने वाले शार्क से रिलेट कर पाएंगे। 2019 में इस ग्रेट व्हाइट शार्क को जापान में मछुआरों के जाल में मरा हुआ पाया गया। जो चीज चौंकाने वाली है वो ये कि इसके मुंह में एक मरा हुआ कछुआ मिला। 2041 किलो की होने के बाद भी ये शार्क कछुए को नहीं खा पाई। हमारे पुराने दोस्त और शार्क एक्सपर्ट क्रिस लोवे बताते हैं कि ऐसे इवेंट बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि ग्रेट व्हाइट कछुओं को अपना शिकार नहीं बनाती, क्योंकि वो कुछ भी करके बच निकलते हैं। पानी वाले कछुओं की आदत होती है कि जब वो किसी व्हाइट शार्क को अपने आसपास देखते हैं उसकी तरफ अपनी पीठ घुमा देते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि शार्क के सामने अब कछुए की शैल है। इसकी वजह से शार्क का इनको खाना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी गजब की बात है। एक ही तरीका है जिससे कि कछुए को पकड़ सकें, और वो है एकदम तेज छुपे हुए तरीके से शिकार करना, ठीक किसी निंजा की तरह। ये वाला कछुआ या तो बीमार रहा होगा या फिर ख्यालों में खोया रहा होगा, इसलिए शार्क के मुंह में आ गया। लेकिन शार्क जितना खुद को समझ रही थी उतनी ज्यादा लकी नहीं थी। एक बार जब कछुए उनके मुंह में फंस गए तो उसे बाहर नहीं निकाल पाई। इसके लिए हाथ चाहिए होता है मेरे भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो के प्रोफेसर एंड्रू नोसल बताते हैं कि
व्हाइट शार्क उन शार्क में से है जिन्हें सांस लेने के लिए पानी में मुंह खोल के तैरना पड़ता है, जिससे कि ऑक्सीजन भरा पानी उनके गिल्स तक पहुंचे। और इस प्रोसेस को अगर किसी भी नॉर्मल चीज ने ना रोका तो शार्क की मौत हो जाएगी। इसलिए हमने कभी इन दो जानवरों को लड़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि अगर लड़ेंगे तो दोनों हार जाएंगे। खुद ही मुसीबत बुला ली। क्या आपने कभी ये बोला है कि मुझे तो इतनी भूख लगी है कि पूरा का पूरा घोड़ा खा जाऊंगा? हो सकता है आप बुल शार्क हो। 2005 में हॉर्स ट्रेनर एलन ने अपने घोड़े ग्लेन बर्न, या घोड़े के नाम की क्या ही जरूरत है यार, उसको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन नदी में मुश्किल हालातों से गिरा देखा। एलन तो बस अपने 6 साल के रेस वाले घोड़े को नदी में कसरत करवा रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि पानी के नीचे क्या खतरा उनका इंतजार कर रहा है। मैं मगरमच्छ की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो शार्क से बढ़िया होते हैं। एलन ने घोड़े का स्टेमिना बढ़ाने और मसल्स मजबूत करने के लिए उससे तैराकी करवाई, लेकिन तभी ग्लेन पर किसी ने हमला कर दिया। इस जानवर ने उसके पैर खा लिए, लेकिन हिम्मत वाला घोड़ा किसी तरह से किनारे तक पहुंच गया। जब वो किनारे पर पहुंचा तो एलन ने देखा कि ग्लेन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उसके पैर में काटने के निशान बने हुए हैं। फिर घोड़े को तुरंत पास के जानवरों के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज शामिल हुआ। लेकिन इस हादसे के पीछे का मुजरिम कौन था? बुल शार्क। बुल शार्क शार्क की एक छोटी प्रजाति है जो कि 5 फीट से लेकर 8 फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन इससे उसके काटने की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। ये मजबूत शार्क साफ और खारे पानी में आराम से तैर सकती है, और ये ऑस्ट्रेलिया की नदियों में ही ज्यादातर पाई जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के प्रोफेसर क्रैग फ्रैंकलिन को इस हादसे पर यह कहना है कि हमारे यहाँ बहुत तेज गर्मियाँ थीं, मौसम अभी भी ठंडा नहीं हुआ। जब बात आती है खाने की तो शार्क अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर मछलियाँ कम हैं तो वो जो भी मिलेगा उसको खा जाएंगी, और इसमें घोड़े भी खतरे में होते हैं, लेकिन अभी भी ये शार्क के कॉमन फूड नहीं बन पाए। ग्लेन को तो शार्क से गलती ने चबा लिया होगा, लेकिन फिर भी एलन का कहना है कि वो अगली बार से ग्लेन के पास के डैम में लेकर के जाएंगे। बस आशा करो कि शार्क को टनल में घुसने का रास्ता न मिल जाए। यार, इन कहानियों की वजह से अब मुझे भी बीच पर जाने से डर लगने लगा है। क्या आपने कभी कोई ऐसा किस्सा सुना है जहां शार्क ने कोई अजीब चीज खा ली हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।